हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, तो चैनल पे जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, रियो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 2005 में, 1997 में, 1992 में और 1974 में। तो रियो सम्मेलन हुआ था आपका 1992 में। रियो सम्मेलन को और भी क्या बोला जाता है, तो उसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। पूछ दिया जाए कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो यह भी 1992 में हुआ। अगर पूछा जाए दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल, तो यह कब आया था? तो यह आया था आपका 1997 में। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो यह जापान में। क्योटो एक शहर है जापान का, तो वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? जापान में। और यह किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था ग्रीन हाउस गैस। किससे? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वह CO2 है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वह CO2 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है जेनेवा, काठमांडू, नैरोबी, नई दिल्ली। तो यूएनईपी तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका नैरोबी, और नैरोबी कहाँ पे है? तो यह केन्या में है। पूछा जाए दोस्तों कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। और पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1972 में। और कहाँ पे हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी स्टॉकहोम। कहाँ पे? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम है कहाँ पे? तो यह स्वीडन में है। तो हमें यह भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम है कहाँ पे? तो यह नीदरलैंड में है। कहाँ पे? नीदरलैंड। अगर देश का नाम पूछा जाए तो यह नीदरलैंड में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑप्शन है शेर, जाइंट पांडा, हार्नबिल, सफ़ेद भालू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जाइंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? जाइंट पांडा। तो WWF की बात की जा रही है। फुल फॉर्म दोस्तों पूछता है, तो फुल फॉर्म होगी आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड। कहाँ पे? ग्लैंड। और ग्लैंड है कहाँ पे? तो यह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। तो यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर। तो देख के ही विदित हो रहा होगा कि इसका सही जवाब होगा आंवला, पालक और गुड़। तो लोहे की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? आंवला में भी पाई जाती है, पालक में भी और गुड़ में भी। पूछा जाए कि दोस्तों लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वह एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसको भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है महासागर, दूसरा है वन, तीसरा है पर्वत और चौथा है मरुस्थली या मरुस्थल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? महासागर। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह महासागर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1972, 1973, 1997 और 1992। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1972। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और कहाँ हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। बात की जाए 1997, तो अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि यह कब आया था, तो 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस से संबंधित था। और 1992 में क्या हुआ था? तो यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव उपचारण या जैव निम्नीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, दूसरा है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, तीसरा है शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण और चौथा है सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जैव उपचारण या जैव निम्नीकरण होता क्या है? तो इससे क्या होता है कि जो भी
खाद्य पदार्थ ज़मीन में पड़े रहते हैं तो वो सड़-गल के क्या होता है, ज़मीन में मिल जाते हैं। तो ये ज़मीन में यदि मिल जाते हैं तो ये पर्यावरण से क्या विषैले पदार्थों को निष्कासित कर देते हैं। और कुछ क्या होते हैं जो कि पर्यावरण में पड़े ही रहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया। तो प्लास्टिक आप जैसे डाल दो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो ये पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। तो यह एक क्या होगा, जैव निम्नीकरण नहीं होगा। क्या होगा, ये जैव अनिम्नीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? ऑप्शन है सिगरेट का टुकड़ा, दूसरा चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या प्लास्टिक का थैला। तो सबसे ज़्यादा क्षय होने में किसको समय लगेगा, तो वह प्लास्टिक का थैला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 10 डेसिबल, दूसरा है 20 डेसिबल, तीसरा है 60 डेसिबल और चौथा है 100 डेसिबल। तो इसका सही जवाब होगा 20 डेसिबल। यदि पत्तों की सरसराहट हो रही है तो वह 20 डेसिबल की आवाज़ उत्पन्न करेगा। अब बात आती है ध्वनि प्रदूषण की। तो WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार, यदि कोई जाग रहा है, यदि कोई जाग रहा है तो उसके लिए आवाज़ 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ 45 डेसिबल से अधिक है तो वह ध्वनि प्रदूषण में गिना जाएगा। एक होता है सोते समय, तो सोते समय यदि आवाज़ 35, क्या होगा, 35 डेसिबल से अधिक है तो क्या होगा, तो वह भी एक ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा। तो इसीलिए ध्वनि प्रदूषण ना हो, इससे लिए क्या होगा कि 45 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वह लंदन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1948 में। पूछा जाए स्थापना हुई कहाँ थी, तो स्थापना हुई थी जेनेवा में। कहाँ पे हुई थी, जेनेवा में, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक ना होके क्या होगा, वायु प्रदूषक है, क्योंकि यह एक क्या है, यह एक गैस है, इसलिए जल प्रदूषक ना होके क्या है, वायु प्रदूषक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन है स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्मॉग। स्मॉग एक द्वितीय प्रदूषक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक हैं। ये हैं क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं ये सीधा अपक्रिया करके वायु में प्रवेश कर जाते हैं या वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि स्मॉग क्या है, कई चीज़ों का मिश्रण है। तो ये सीधे अपक्रिया ना करके कई चीज़ों से मिक्स होकर अपक्रिया करता है, इसलिए यह द्वितीयक प्रदूषक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश प्राथमिक प्रदूषक हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या मरकरी और चौथा है रबर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रबर। रबर क्या है, एक जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण इसलिए है क्योंकि रबर को अगर ज़मीन में आप डाल देते हैं तो वह गल जाएगी या उसका अपघटन हो जाएगा, मगर प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा या मरकरी को ज़मीन में डालते हैं तो वह हमेशा के लिए पड़ी रहती है, उसका अपघटन नहीं हो पाता है। इसीलिए यह जैव निम्नीकरण ना होकर अजैव या जैव अनिम्नीकरण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है कपास, दूसरा गन्ना, तीसरा जेट्रोफा और चौथा है आलू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की एक फसल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? ऑप्शन है जेट्रोफा, दूसरा है मक्का, तीसरा है पोंगामिया और चौथा है सूरजमुखी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मक्का। मक्का खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, क्योंकि मक्का से क्या होता है, एथेनॉल बनाया जा सकता है। और मक्का से आप जानते ही हैं कि बियर का उत्पादन होता है।
और बियर में क्या होता है, एथनॉल होता है। इसलिए क्या, मक्का की खेती एथनॉल के लिए की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा है वन उत्पाद, तीसरा है नाभिकीय विखंडन और चौथा है सौर सेल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सौर सेल। सौर सेल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास या सतत विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा जल विद्युत। जल विद्युत क्या होगा कि यह सतत विकास या धारणीय विकास के लिए विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मौसमों का बाग स्थित है। ऑप्शन है डल झील, दूसरा है महरौली के समीप, तीसरा है शांत घाटी के समीप और चौथा है ऊटी के समीप। तो 5 मौसमों का बाग कहाँ पे स्थित है? तो यह महरौली में स्थित है। कहाँ पे? महरौली में। महरौली में 5 मौसमों का बाग स्थित है। पूछा जाए डल झील कहाँ पे है? तो डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाए शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। तो हमें याद रखना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन के जवाब सही हैं। और ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।